नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत कभी भी चाइना पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। जो चाइना हाथ मिलाकर भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता था, अब उसी चाइना ने एलएसी पर भारत के खिलाफ एक बहुत गहरी चाल चली है, जिसका खुलासा आज हम करने वाले हैं। चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर ऐसे आधुनिक बंकर्स बनाए हैं जहां से लंबी दूरी की मिसाइलें आसानी से दागी जा सकती हैं। खतरनाक बात यह है कि इन बंकर्स को इस तरह से बनाया गया है ताकि सैटेलाइट से इनकी निगरानी ना हो सके। आज हम आपको यह बताएंगे कि चाइना जैसे शत्रु के खिलाफ नीति शास्त्र क्या कहता है और क्यों चीन की दुश्मनी पाकिस्तान की दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम आपको बिहार चुनाव का नया MY फैक्टर बताएंगे। इस MY फैक्टर का मतलब है मुकेश प्लस यादव। बिहार में महागठबंधन ने 14% वाले यादव समुदाय से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लगभग 3% वाले मल्लाह समुदाय से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लेकिन 18% वाले मुस्लिम समुदाय को इस बार भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कम से कम जो डिक्लेयर्ड पोस्ट। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब बिहार के 18% मुसलमान महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक बन जाएंगे तो वो सीएम और डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान में कुनार नदी पर बनने वाला बांध पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से कितना ताकतवर है। तालिबान की सरकार ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बांध का निर्माण कार्य शुरू कराएगी और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की सिंधु नदी को मिलने वाला 15% पानी बंद हो जाएगा। यह भी तब होगा जब भारत ने पहले से ही सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। और मेरी AI वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बार की दिवाली में लोगों ने उत्सव की खुशी में पटाखे ही नहीं जलाए बल्कि जमकर शराब भी पी है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के पूजन और भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी से जुड़े इस त्योहार में दिल्ली के लोगों ने करीब 600 करोड़ रुपए की शराब पी डाली है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, उसी चाइना ने एलएसी के पास एक बहुत बड़ी चाल चली है। पैंगोंग लेक के पूर्व हिस्से में चाइना ने ऐसे आधुनिक बंकर बनाए हैं जहां मिसाइलों को न सिर्फ छिपा कर रखा जा सकता है बल्कि इन बंकर्स से इन मिसाइलों को आसानी से दागा भी जा सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि ये बंकर्स भारत के लिए चिंता कैसे बढ़ा रही हैं और ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। आज आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि हम पैंगोंग झील के पूर्व में चाइना की सैम साइट, ये वो जगह है जहां से आप देखेंगे अमेरिका की मशहूर सैटेलाइट कंपनी वेंटोर ने जो तस्वीरें जारी की है उसमें साफ दिख रहा है कि चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर, देखिए जब आप देखेंगे तो चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर क्या बनाया हुआ है, चाइनीज सैम साइट गार काउंटी में। ये 29 सितंबर 2025 की तस्वीर है जो वेंटोर ने जारी की है। वेंटोर एक अमेरिकी मशहूर सैटेलाइट कंपनी है। उसमें साफ दिख रहा है कि चाइना ने एलएसी से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर एक एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स बना लिया है जो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, सबसे पहले आप देखिए जो कमांड कंट्रोल बिल्डिंग है इसकी वो आपको दिख रही है। इसी के साथ साथ सैनिकों के बैरक्स भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें वाहनों के शेड भी है, हथियार मिसाइल गोदाम भी है, रडार लगाने की जगह भी है। तो ये जो प्रोटेक्टेड मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है वो आपको दिख रहा है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपको कमांड कंट्रोल सेंटर दिख रहा है और इधर मिसाइल लॉन्च करने की सुरक्षित जो जगह है वो यहां पर दिखाई दे रही है। जूम इन करके हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये जगह यहां पर है और वो जगह वहां पर है। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स समझिए। आसान भाषा में इसे हवाई हमले से बचाने वाला ठिकाना भी कह सकते हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स में 5 अलग अलग तरह के ढांचे बनाए गए हैं। इनमें से एक है कमांड कंट्रोल सेंटर, कमांड कंट्रोल बिल्डिंग आप कह सकते हैं, जहां से हमलों को कंट्रोल किया जाता है, ये वाला हिस्सा। दूसरा है सैनिकों के लिए जो बैरक्स बनाए गए हैं, उसमें भी आप देख लीजिए। यहां पर जूम इन कीजिए, इस वाले हिस्से में बैरक्स भी है उनके लिए तमाम जगहों पर। ये यहीं से हम जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या क्या, ये जो मिसाइल लॉन्च करने की सुरक्षित जगह है वो यहां पर है, ठीक है, और दूसरी सुरक्षित जगह यहां पर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रोटेक्टेड मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है वो आपको यहां पर और यहां पर भी है। यहां पर बाकायदा बैरक्स भी बनाई गई हैं जवानों के रहने के लिए। तीसरा है वाहनों के लिए जो शेड्स है,
शेड्स भी आपको दिख रहे हैं, वाहनों के लिए, जो गाड़ियों के लिए शेड्स बाकायदा बनाए गए हैं। जूम इन कर लिया आपने, हाँ। और मिसाइलों का गोदाम, और पांचवा है रडार लगाने की जगह, जो हम आपको ये चारों रेड डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये मिसाइल लॉन्च करने की सुरक्षित जगह है। तो ये पूरा एक सिस्टम उसने बना लगा है। अब इन सब में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है मिसाइल लॉन्च पोजीशन। अंग्रेजी में इन्हें रिट्रैक्टेबल रूफ्स भी कहते हैं। ये इस तरह के बंकर्स होते हैं जिनकी छतों पर स्लाइडर्स लगे होते हैं। स्लाइडर वाले दरवाजे आपने देखे होंगे। वो स्लाइडर वाले दरवाजे हटकर वहां से ये बंकर, ये जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्च हो सकती हैं। हर बंकर के अंदर 2-2 लॉन्चर रखे जाते हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी कहा जाता है। और ये लॉन्चर एक ट्रक की तरह दिखाई देते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब आप जूम इन करेंगे तो हर बंकर में 2-2 लॉन्चर्स ऐसे हैं, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स। वहां पर जूम इन कीजिए, ये जो पहली तस्वीर है, क्योंकि इसमें हमने जूम इन की हुई तस्वीर दिखाई है। ये देखिए, ये जो स्लाइडिंग डोर्स है ना, वो स्लाइड करता है और फिर वहां से वो मिसाइल को फायर किया जा सकता है। ये ऐसे ट्रक होते हैं जो मिसाइल्स को ले जा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं। अब होता यह है कि ऐसे 2 ट्रकों को हर एक बंकर के नीचे लाकर खड़ा कर दिया जाता है और इन बंकर्स के ऊपर स्लाइडर वाले दरवाजे लग जाते हैं। समझ गए आप? यहां पर ट्रक्स वो लग गए जिन पर लॉन्चर्स हैं, उसके ऊपर से एक स्लाइडर डोर लगा दिया। ये रास्ता है जिससे वो ट्रक नीचे जाता है। ट्रक नीचे पहुंच गया, ऊपर से स्लाइडर डोर आपने लगा दिया है। तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब इन ट्रक्स और इनमें लैस मिसाइलों को सैटेलाइट की नजरों से छिपाना होता है, तब स्लाइडर को बंद रखा जाता है, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और जब मिसाइलों को दागना होता है तो दरवाजा एक रिमोट से खुल जाता है। इससे सामने वाले देश को कभी यह पता नहीं चलता कि ये बंकर्स जैसे दिखने वाले ढांचे असल में मिसाइल लॉन्च पोजीशंस है, जहां से जरूरत पड़ने पर मिसाइलों को दागा जा सकता है। हम जो सैटेलाइट तस्वीरें जो मिली हैं हमें, उनमें साफ दिख रहा है कि इन बंकर्स के ऊपर जो स्लाइडर्स लगाए गए हैं वो खुले भी रखे जा सकते हैं और उन्हें बंद भी रखा जा सकता है। ये देखिए, जूम इन करके एक बार दिखाइए। जब ये खुली हुई छत है, पहली वाली देखिए, जब खुली हुई छत है और ट्रक नीचे है, और जब ये छत बंद होती है तब ये छत कैसी दिखती है आप देखिए, और फिर पता नहीं चलता है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप जिसमें ये छत बंद है, और वो वाला है जिसमें ये छत खुली हुई है। तो कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका की एक जियो इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है ऑल सोर्स एनालिसिस। इसने भी इन बंकर्स की पहचान की है और कहा जा रहा है कि चाइना इन बंकर्स में अपने HQ-9 मिसाइल सिस्टम्स को तैनात कर सकता है। ये चाइना का लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जिसे सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, और इनकी अधिकतम मार क्षमता 300 किलोमीटर तक होती है। अगर आप इन नक्शे को देखेंगे तो चाइना ने ये दोनों ढांचे पैंगोंग लेक के पूर्वी हिस्से में LAC से सिर्फ 65 किलोमीटर, ये देखिए, जब आप यहां पर आते हैं तो LAC से ये सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसीलिए ये चिंता की बात है। सबसे चिंता इस बात की है कि चाइना को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के न्योमा एयरफील्ड के बिल्कुल सामने है। यहां पर है हमारा न्योमा एयरफील्ड, और यहां पर बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये पैंगोंग झील के पास 65 किलोमीटर दूर उन्होंने ये आधुनिक बंकर्स बनाए हैं। और हम आपको 2020 वाले संघर्ष की जगह भी दिखा रहे हैं, जिसमें आपको ये समझना होगा पैंगोंग झील के पास जो ये संघर्ष हुआ था, ये नीले वाले रंग से जो आप देख रहे हैं, और यहीं पर न्योमा एयरफील्ड है थोड़ा आगे, और यहीं से 65 किलोमीटर की दूरी पर चाइना ने ये अति आधुनिक, जिसको छिपाया जा सकता है, ऐसे बंकर्स बना लिए। अब यहां 2 सवाल उठते हैं, बड़े हैं। पहला सवाल यह है कि क्या चाइना ने इससे पहले कभी LAC पर ऐसे बंकर्स बनाए हैं? तो इसका जवाब है नहीं। चाइना ने दक्षिण चाइना सागर के विवादित द्वीपों पर तो मिसाइलों को छिपाने के लिए ऐसे बंकर्स बनाए थे, लेकिन भारत के साथ LAC पर चाइना ने पहली बार इन आधुनिक बंकर्स का निर्माण किया है। एक कवर अप भी है उनका ये आधुनिक बंकर। दूसरा, वो किसी हवाई हमले या मिसाइल स्ट्राइक से भी इन जगहों को सुरक्षित रख पाएगा और इन्हें सैटेलाइट की नजरों से भी बचा पाएगा। यहां बहुत सारे लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही होगी कि जब चाइना भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है तो इस वक्त वो LAC पर इस तरह की चालें आखिर क्यों चल रहा है? तो यहां आपको नीति शास्त्र समझना होगा। नीति शास्त्र कहता है कि दुश्मन या शत्रु एक तरह का नहीं बल्कि 7 तरह का होता है, जिनमें पहला होता है स्पष्ट दुश्मन या ओपन एनिमी। ये वो दुश्मन होता है जिसकी पहचान स्पष्ट होती है। दूसरा शत्रु वो होता है जो आपके गिरने की इच्छा रखता है, जो आपका भला नहीं चाहता और आपके साथ अच्छा बनकर भी रहता है।
तीसरा होता है मौका परस्त शत्रु, जो मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है। चौथा होता है सिद्धांत विरोधी दुश्मन, जो आपकी सोच को मिटाना चाहता है। पांचवा होता है आभ्यंतर शत्रु, जो आपके बीच छिप कर रहता है और धोखे से आपको नुकसान पहुंचा देता है। छठा होता है कायर शत्रु, जो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाता है। और सातवां शत्रु होता है छिपा हुआ दुश्मन। ये वो दुश्मन होता है जो एक ही समय दुश्मनी के साथ दोस्ती का छल करता है और पीठ पीछे साजिश रचता है, और चाइना इसी श्रेणी में आता है। चाणक्य ने कहा है, ऐसे दुश्मन के करीब जाते वक्त उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना आग के पास जाते वक्त सावधान रहना जाता है। और भारत ने यह सावधानी बरती है। आज हम बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। चाइना आज भारत के लिए जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एक तरफ मुलाकात है तो दूसरी तरफ मिसाइल है। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि मौजूदा समय में भारत के लिए चाइना के मोर्चे पर कई चुनौतियां हैं। और चाइना के साथ रिश्ते तो सुधारे जा सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा कभी नहीं करना। खबर बहुत दिलचस्प है क्योंकि चुनावी है। चुनावी तापमान इस वक्त बिहार में चरम पर, इस ठंड में भी बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको ये बताते हैं कि बिहार के 18% मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनना है या उन्हें भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बनना है। ये सवाल इस वक्त पूरे बिहार में गूंज रहा है और इस पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन इस राजनीति से पहले मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। ये एक AI जनरेटेड तस्वीर है, जिसे किसने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने पोस्ट किया है। शौकत अली नाम है इस आदमी का, नेता का। ये AIMIM का नेता है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता है। और पोस्ट में उसने ये AI जनरेटेड इमेज डाल दिया है, जिसमें उसने तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी, जो कि VIP के नेता हैं, उन दोनों को हंसकर चाय पीते हुए बिस्किट के साथ दिखा दिया। जूम इन कर दीजिए। शौकत अली, सबसे पहले तो ऊपर नाम दिखाइए, शौकत अली। शौकत अली है AIMIM का नेता, जिसने ये पोस्ट डाला है। ये AI जनरेटेड इमेज डाल दिया है और इस पर उसने पहले इन दोनों की फोटो डाली है, हंसते हुए, चाय पीते हुए, और फिर नीचे टोपी पहने हुए एक शख्स की कालीन बिछाते हुए फोटो डाली है। और फिर ऊपर लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री यानी साहनी समाज का उप मुख्यमंत्री, 13% यानी यादव समाज वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो यह है उनका पोस्ट। इस AI जनरेटेड तस्वीर में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री को दिखाकर जो संदेश वो देना चाह रहे हैं वो साफ है। 2% वाला मुख्यमंत्री कह रहे हैं, यानी साहनी समाज से आने वाले मुकेश साहनी, 13% वाला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लेकिन 18% वाला दरी बिछाने वाला मंत्री, यानी मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन के फैसले को लेकर यह नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को AI जनरेटेड तस्वीरों में दरी बिछाते हुए दिखाना कभी भी सही नहीं हो सकता हमारी नजर में। और सोचिए, ये काम भी कौन सी पार्टी कर रही है? ये काम उस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के खिलाफ रूढ़िवादी धारणा और स्टीरियोटाइपिंग का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, और ये सवाल लाजमी भी है, कि आखिर जिसको आप अपना वोट बैंक बनाते हैं वो पद क्यों नहीं उसको देते हैं, टिकट कितने दिए। लेकिन इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करना भी सही नहीं। आज ओवैसी साहब खुद तय करें कि उनके नेता ने ये जो तस्वीर डाली है, क्या ये तस्वीर सही है उनकी नज़र में, और क्या इन नेताजी को उत्तर प्रदेश में AIMIM पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। AIMIM के UP अध्यक्ष हैं। खैर, इस तस्वीर से आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टीरियोटाइपिंग क्या है। कभी आप कालीन बिछाने वाले, नीचे बिछाने वाले, पंक्चर बनाने वाले, सिर्फ टेलर, ऐसी जो छवि बनाई जाती है, स्टीरियोटाइपिंग की जाती है किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों को, वो सही नहीं है। इस तस्वीर से आगे लेकिन जो पॉलिटिकल इसके कॉनोटेशन है उस पर आते हैं। इस बार बिहार के चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण की नहीं बल्कि मुसलमानों के राजनीतिकरण की बात हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, VIP पार्टी के मुकेश साहनी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन जिस मुस्लिम समुदाय को RJD का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, उस मुस्लिम समुदाय को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14% यादव समुदाय, एक बार आइए यहां पर आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखा देते हैं कि ये जो वोट परसेंटेज है उसमें 14% यादवों की आबादी है और वहां से तेजस्वी यादव CM चेहरा बने हैं। मुस्लिमों की 18% आबादी है,
कोर वोटर है वो उनका, लेकिन कोई पद डिक्लेयर नहीं किया गया है। सहनी महला है, समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा की है वीआईपी, और जिसमें पिछली बार उनके विधायक भी चुने गए थे 4-5, लेकिन वो सारे के सारे इधर उधर चले गए। 2.5% है वहां पर। और उधर उप मुख्यमंत्री पद का भी वादा मुकेश सहनी से मंच से महागठबंधन ने कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यही है, मल्लाह समुदाय में जिस सहनी समाज की 2.5% रिप्रेजेंटेशन है, उनके नेता वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को उप डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। लेकिन अब जो बीजेपी हो, तमाम पार्टियां हो, खास तौर पर ये ओवैसी साहब लपक रहे हैं इसको खूब, उनकी पार्टी, सबका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहने वाले आरजेडी का मुस्लिम समुदाय तक पहुंचते पहुंचते क्यों मंशा पलट जाती है। उन्हें सिर्फ वोटर माना गया है क्या, और उनके प्रतिनिधित्व को लेकर कोई घोषणा आखिर क्यों नहीं की। यह सब भी तब हो रहा है जब मुस्लिम समुदाय ने हर चुनाव में आरजेडी उसके सहयोगी दलों को एक मुश्त वोट दिया है। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह भी आंकड़ा दिखा देती हूं, जिसको देखकर आप समझेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कितना वोट मिला। यादवों ने 83% अगर वोट दिया तो मुस्लिम समुदाय ने 76%। अच्छा, ये वाला इलेक्शन इसलिए भी याद रखिएगा कि इस बार जो ये 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल में काफी, मतलब लगभग 5 सीटें वो जीते थे, और इसीलिए काफी ये वोट घटा था। लेकिन फिर पहुंच जाइए आप जब लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि 73% जो यादव वोट है वो गया तेजस्वी यादव की पार्टी को, लेकिन ये वोट परसेंटेज बढ़ गया एक मुश्त। 87% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोकसभा चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन को वोट किया। अब ये क्या आंकड़ा बताता है? ये बताता है कि वो आपको जिताना चाहते हैं, आप उनको बदले में क्या देते हैं। बड़ा सवाल है कि जब मुस्लिम समुदाय के लोग महागठबंधन के लिए उनका पारंपरिक वोट बैंक बन सकते हैं, तो वो महागठबंधन में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार क्यों नहीं बन सकते। दावेदारी तो छोड़िए, टिकट बंटवारे में भी मुस्लिम समुदाय को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिली। इस बार 14% यादव समुदाय के 53 उम्मीदवारों को आरजेडी ने अपना, ये देखिए 14% यादव है लेकिन, और मुस्लिम है 18%, लेकिन टिकट कितने दिए हैं आरजेडी ने? 53। जूम इन कीजिए, 14% आबादी वाले 53 लोगों को टिकट मिला है। लेकिन वहीं पर जब आप आरजेडी का देखेंगे तो 18% मुस्लिम आबादी वाले में सिर्फ 18 आरजेडी से टिकट पा सके हैं। अब एक और पार्टी है यहां पर, उसके बारे में भी बताना जरूरी है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती ही नहीं है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो। लेकिन आप तो उनका पारंपरिक वोट बैंक आपके लिए वो है, वो आपके लिए वोट करते हैं। इसीलिए ये सवाल तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ 2 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से थे। उन्हें टिकट बंटवारे में सिर्फ 8% की हिस्सेदारी मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ यादव समुदाय के 9 नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था, उनकी हिस्सेदारी थी 39%। यह बात सिर्फ 1-2 चुनावों की नहीं है। साल 2015 में आप देखिए, आरजेडी ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उस वक्त, और इस सरकार में आरजेडी के कोटे से कुल 12 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इनमें भी मुस्लिम समुदाय के सिर्फ 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया था। इसी तरह 2022 में भी जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी, 17 मंत्रियों में सिर्फ 3 मुस्लिम समुदाय से। मुसलमानों को आरजेडी की सरकार में उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। माफ कीजिएगा, ये 2020 की बात है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डेटा भी है। इन आंकड़ों से यही पता चलता है कि महागठबंधन के वोट बैंक में मुस्लिम समुदाय की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। लेकिन कड़वा सच यह है कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होते हुए भी मुस्लिम समुदाय को विपक्ष के महागठबंधन में वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जो न्याय संगत हो। और इसके लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं। आप खुद सोचिए, अगर बिहार के मुसलमान विपक्ष के लिए वोट बैंक बनेंगे तो वो सीएम, डेप्यूटी सीएम कैसे बनेंगे? क्योंकि आपके वोट की तो गारंटी है। आज बिहार की स्थिति यह है कि वहां कुछ समुदायों से ये कहा जाता रहा कि तुम सबको वोट दो, माफ कीजिएगा, तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाएंगे। लेकिन 18% मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें बीजेपी से बचा लेंगे। यानी मुसलमानों के वोट उन्हें कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी से बचाने के नाम पर लिए जा रहे हैं। और ये राजनीति लंबे समय से चल रही है। इसलिए आज हम अपने मुस्लिम वोटर से ये कहेंगे कि अगर वो वोट बैंक ही बने रहेंगे तो सीएम, डेप्यूटी सीएम कैसे बनेंगे? तो मुकेश जी,
हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों की आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। अगर आप इतना झगड़ा करके छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। चिराग जी की आवाज ये हो गई है, खूब प्रचार में रैलियां कर रहे हैं ताबड़तोड़। देखिए, राजनीति में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आम वोटर्स को खुद ढूंढना होता है और हमें लगता है कि इस सवाल का जवाब भी बिहार के मतदाताओं को ही तलाशना होगा। वहीं दूसरी तरफ उनके पास ऑप्शंस क्या है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तेजस्वी यादव उनकी पार्टी को लेकर ये प्रश्न पूछते हैं तो एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, बीजेपी तो खैर एक भी टिकट नहीं देती, लेकिन जेडीयू ने भी पिछले बार के मुकाबले इस बार बहुत कम टिकट्स दिए हैं मुस्लिम उम्मीदवारों को। ऐसे में ये मुस्लिम मतदाता किसकी तरफ जाएगा, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है और उनके लिए भी एक असमंजस की स्थिति है। इस खबर से अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस बार यादव समुदाय के वोटों को एकजुट रखने के लिए तेजस्वी यादव भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव को अपने साथ लेकर आए हैं और खेसारी लाल यादव भी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। खास बात यह है कि 6 साल पहले 2019 में खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था जिसके बोल थे, नून रोटी खाएंगे लेकिन छपरा नहीं जाएंगे। लेकिन आज आरजेडी ने इन चुनाव में छपरा से ही खेसारी लाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के साथ, और उनके समर्थक और फैंस उन्हें दूध से नहला भी रहे हैं, सिक्कों से तोल भी रहे हैं। वैसे भारत की राजनीति को समझना हो तो उसे आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। ये वीडियो दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय का है, जहां आज राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत नेता सीताराम केसरी जी की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहले ये तस्वीरें देखिए। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 27 साल पहले 1998 में इन्हीं सीताराम केसरी को इसी कांग्रेस पार्टी के इसी दफ्तर में अपमानित होकर अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था और उस वक्त सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए एक पूरी कोशिश रची गई थी। उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लगभग सभी सदस्य सोनिया गांधी के आवास पर चले गए थे और आनन फानन में सीताराम केसरी की नेम प्लेट को हटाकर भी उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। यही नहीं, अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जब इसी कांग्रेस दफ्तर से सीताराम केसरी वापस लौट रहे थे, तब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती खींचने की भी कोशिश की थी और उन्हें उनके सबके सामने अपमानित भी किया गया था। और अपमान का कारण सिर्फ इतना था कि कांग्रेस के नेता सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष उस वक्त बनाना चाहते थे। और उस वक्त सीताराम केसरी को इतनी ठेस पहुंची थी कि उन्होंने कहा था कि इस अपमान को वो कभी नहीं भूलेंगे। आज ये उनका बयान आपको जरूर सुनना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि क्या आज सीताराम केसरी को याद करने से कांग्रेस को बिहार में पिछड़ों के वोट मिल सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशल कंडीशंस में कुछ रेजोल्यूशन कर सकते हैं। अध्यक्ष है तब तो वहाँ अध्यक्ष नहीं थे, उन लोगों ने बैठ करके किया, ये तो असंवैधानिक है। हमारा कोर्ट देश है, हम देश के सामने सारी चीज़ों को रखना चाहते थे।
और हम रखेंगे। मगर इतनी बात कह देना चाहते हैं कि वैधानिक तरीके से संविधान के अनुसार ये चीज़ ठीक नहीं। मैं चाहता था कि सम्मान पूर्वक हम जाएं और वह सम्मान पूर्वक आएँ, उनके सम्मान में हम चुनौती देना नहीं चाहते। इस सबके बीच आज प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से की। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है, उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा के लिए कई बड़े सुधार किए थे, लेकिन उन्हें भारत रत्न पिछले साल मोदी सरकार में मिला। अब बीजेपी को उम्मीद है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को असली सम्मान दिलाने के लिए अति पिछड़े वर्ग के वोट उसे मिल सकते हैं। खैर, ये तो हुई चुनाव की बात, लेकिन अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जो आज ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर की रैली में कहा है कि भारत में इंटरनेट का 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। सुनिए। इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। 1 कप चाय की कीमत कम से कम 10 रुपए होती है, जबकि 1 GB डेटा की कीमत भारत में औसतन अगर आप देखिए सिर्फ 9 रुपए है, और ये दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। स्विट्जरलैंड में 1 GB डेटा की कीमत रुपए में अगर आप देखिए तो 640 रुपए है स्विट्जरलैंड में। वहीं अमेरिका में 520 रुपए है, न्यूजीलैंड में 517 रुपए के मुताबिक हम आपको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में बता रहे हैं। कनाडा में 471 रुपए के बराबर। पूरी दुनिया में 1 GB डेटा और औसत कीमत 201 रुपए है, लेकिन भारत में इसी 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। आपको पाकिस्तान का हाल दिखाते हैं, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के साथ तो उलझा हुआ था, जहां आम जनता पाकिस्तान में यही कह रही है कि अब टमाटर की सुरक्षा के लिए सेना को बुला लीजिए। पाकिस्तान में 1 किलो टमाटर की कीमत 600 रुपए हो गई है, जबकि भारत में 1 किलो टमाटर की कीमत सिर्फ 50 रुपए है। जो लोग ऐसी खबर देखने के बाद फौरन भारत के अंदर पूछने लगते हैं कि इंडिया का भी तो बताओ, तो उन्हीं के लिए हमने सोचा कि पाकिस्तान का बताने से पहले आपको इंडिया में टमाटर की कीमत बता दें, जो लगभग 50 रुपए है इस वक्त प्रति किलो। वहां पर ये 500-600 पार कर चला गया है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों ने यह हाहाकार इसलिए मचाया है क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा टमाटर का आयात अफगानिस्तान से करता है, लेकिन तालिबान से हुई हिंसक झड़पों के बाद यह आयात बंद हो गया है। पाकिस्तान में 1 टमाटर किलो जो है वो कीमतें 600 रुपए पहुंच गई हैं, और अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि सेना की सुरक्षा में टमाटर की बिक्री होनी चाहिए। जैसलमेर बस हादसे के 2 हफ्ते के अंदर ही हुए एक और बस हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट में यह मुद्दा हमने बार बार उठाया था। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर एक बाइक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई और इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। जैसलमेर वाले हादसे की तरह ही इस बस के दरवाजे भी हादसे के तुरंत बाद अचानक बंद हो गए, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। एक्सीडेंट के बाद लगी आग की तस्वीरें सामने आई, जिसने सभी को दहला दिया। प्राइवेट ट्रैवल कंपनी की यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। इसमें करीब 40 यात्री सवार थे। कुरनूल के पास इस बस की टक्कर एक बाइक से हुई और वो बाइक बस के नीचे जाकर फंस गई, जिससे आग भड़क गई। आग लगने के बाद बस के ऑटोमेटिक दरवाजे लॉक हो गए थे और यात्रियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से 18 यात्रियों को किसी तरह से खिड़कियां तोड़कर बचाया जा सका, लेकिन 20 लोग उतने खुशकिस्मत नहीं थे। आग में झुलसने की वजह से कई शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कुरनूल बस हादसे पर दुख जताया है और पीड़ित परिवार को हर मदद देने का आश्वासन दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुरनूल बस हादसा और करीब
10 दिन पहले हुआ जैसलमेर बस हादसे में कुछ बातें एक जैसी हैं जैसे दोनों ही बसों को मॉडिफाई किया गया था। दोनों ही बसों में इलेक्ट्रिक सिस्टम में बदलाव किए गए थे, जिसकी वजह से टक्कर के तुरंत बाद बस के इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गए, दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। इसके अलावा यह भी पता चला कि कुरनूल हादसे में शामिल ओडिशा में रजिस्टर्ड थी बस और इस पर ओवर स्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग के 23,000 रुपए से ज्यादा के चालान पेंडिंग है। यानी इस बस का सड़क पर चलना यात्रियों के लिए खतरनाक था। अब अगला वीडियो ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन शुभमन गिल से जुड़ा हुआ है। एडिलेड के एक मार्केट में टहल रहे शुभमन गिल के साथ एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने गिरी हुई हरकत की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ। पहले देखिए। मात्र 4 सेकंड के इस वीडियो में एक पाकिस्तान फैन चालबाजी दिखाते हुए नजर आया। वो पहले चुपके से बिना बोले शुभमन गिल के पास गया, फिर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। शुभमन गिल ने अच्छा दोस्ताना व्यवहार दिखाते हुए उससे हाथ मिलाया, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल ने उस पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से हाथ मिलाया, वैसे ही उसने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट फैन की इस गिरी हुई हरकत पर क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं। वो इस पाकिस्तान क्रिकेट फैन को धूर्त और चालबाज बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इस हरकत को व्यूज पाने का घटिया तरीका भी कह रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर शुभमन गिल ने पलटकर इस पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को वैसा रिएक्शन दिया होता जैसा अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की बॉल पर छक्का मारकर दिया था, तब उसे कैसा लगता। कुछ लोगों की फितरत बदलती नहीं और वो पाकिस्तान है। बहरहाल अब छठ की बात, छठ के दौरान अक्सर दिल्ली में यमुना नदी के झाग पर चर्चा होती है, इस पर चिंता जताई जाती है, लेकिन चेन्नई के पटेनापक्कम और मरीना बीच की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त समुद्र के इस हिस्से का समुद्री जल भी प्रदूषित हो गया है। समुद्री जल, यहां पर भी यमुना नदी जैसे केमिकल वाला झाग दिखाई दिया, जिसने पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है। समुद्री किनारों पर फैला यह प्रदूषित झाग चिंता का विषय बन गया है। जिस तरह से यमुना के प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर झाग तैरने लगता है, ठीक वैसे ही पट्टिनापक्कम बीच और मरीना बीच पर भी समुद्री जल में झाग तैरता हुआ दिख रहा है। किनारों से टकराने वाली समुद्र की हर लहर के साथ खतरनाक रसायनों से प्रदूषित झाग भी आ रहा है, जिससे पर्यावरणविद परेशान हो गए हैं। उनका मानना है कि ऐसी स्थिति समुद्री जीवों के लिए और समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्थिति चेन्नई और आसपास कुछ इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से पैदा हुई है। दरअसल बारिश की वजह से सेम्बरमबक्कम झील ओवरफ्लो हो गई, जिसका पानी प्रदूषित कूवम नदी में पहुंचा और फिर केमिकल वेस्ट को समुद्री जल से मिलाने लगा और इस वजह से समुद्री जल भी प्रदूषित हो गया है। यही प्रदूषित जल झाग के रूप में चेन्नई के समुद्री तटों पर फैल रहा है। अगला वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश से आया है, जिसने एक बार भी बताया कि उम्र तो बस एक नंबर है। यहां पर एक 82 साल की महिला ने 117 फीट की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करके सभी को हैरान कर दिया। मैं भी सन्न रह गई ये वीडियो देखकर। 82 साल की ओलेना बाई को छुट्टियां मनाने के लिए ऋषिकेश आई थी और उनके इस डेयरिंग वीडियो ने उन्हें फेमस कर दिया है। ओलेना ने एक बंजी जंपिंग की और इस दौरान उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही किसी तरह का कोई डर था। यहां आपको बताना जरूरी है कि वो पहली बार बंजी जंपिंग कर रही थी। अक्सर बंजी जंपिंग करने वालों में युवा ही नजर आते हैं। जब वो भी इसको ट्राई करते हैं तो डरे हुए रहते हैं और ऊंचाई से नीचे गिरते वक्त उनके मुंह से चीख तक निकल जाती है। लेकिन 82 साल की ओलेना के मुंह से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं था। ओलेना की बंजी जंपिंग से जुड़ा ये 44 सेकंड का वीडियो अब तक करीब 4 करोड़ लोग देख चुके हैं। 80-90 के दशक की साइंस फिक्शन फिल्मों में उड़ने वाली कार और फ्लाइंग बैकपैक की तकनीक को ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाता था, लेकिन अब यह तकनीक इंसानों की पहुंच में आ गई है। हम लोग कल तक अपने जमाने में जो वीडियोस देखकर कभी ऐसा भी होगा क्या, वो होने लगा है। चाइना ने दुबई में अपनी पहली फ्लाइंग कार को पेश किया है, जो जमीन पर किसी सामान कार की तरह ट्रैफिक में भी चल सकती है और जरूरत पड़े तो टेक ऑफ उड़ सकती है। चीन की टेक कंपनी एरिज ने दुबई में अपनी पहली मॉड्यूलर फ्लाइंग कार लॉन्च की है। इस कार की खासियत यह है कि यह बाहर से दिखने में सामान्य कार की तरह है, जो शहर के ट्रैफिक में भी चल सकती है। और जब आपको कहीं पर उड़कर जाना होगा
तो इसी के अंदर मौजूद ड्रोन की तरह दिखने वाली फ्लाइंग कार आपको उड़ाकर भी ले जा सकती है। इस फ्लाइंग कार में एक बार में 2 लोग बैठकर कहीं भी जा सकते हैं। ये दिखने में किसी बड़े मल्टी रोटर ड्रोन की तरह है। इसे आप क्वाडकॉप्टर कह सकते हैं, जिसमें 4 पंखे यानी रोटर ब्लेड लगे हैं। इसे कार से साथ कहीं भी ले जाया सकता है और बड़ी आसानी से ये क्वाडकॉप्टर कार के अंदर बाहर आ जाता है। आपको ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए कैसे तरसने वाला है। तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने बताया है कि उनके सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश दे दिया है। ये वही बांध है जिसे पहले चाइना बनाना चाहता था और चाइना इसके लिए अफगानिस्तान को लोन देने तक के लिए तैयार था। लेकिन अब तालिबान की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान की कंपनियों से ही कराने वाला है। तालिबान के ऊर्जा और जल मंत्री मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर ने यह कहा कि अफगानिस्तान को पूरा अधिकार है कि वो अपने हक का पानी पाकिस्तान जाने से रोके। अगर इस बांध का निर्माण हो गया तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान की छोटी बड़ी कई नदियां सूख जाएंगी। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि तालिबान के इस बांध में पाकिस्तान के किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा ताकत है। जो परमाणु हथियार की ताकत वो दिखाता है, उससे कहीं ज्यादा इस बांध में ताकत है, जिस पर अब तालिबान फोकस कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत कम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर के कारण छोटी बड़ी हजारों नदियां हैं। अफगानिस्तान के पास इतना बड़ा जल भंडार है कि वो चाहे तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और को जो मिलने वाला पानी है उसको रोक सकता है। एक बार जूम इन करके पूरा मैप अपने दर्शकों को समझाते हैं। पड़ोसी देशों को जो पानी मिल रहा है वो आप देखिए कितने देश हैं ये बड़े बड़े, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आपने देख ही लिया है। अफगानिस्तान में तो खैर ये है ही। ऐसे में तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान के लिए परेशानियों का एक पूरा अंबार शुरू होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जल भंडार है और अगर ये बांध वो बना लेता है कि छोटी बड़ी कई नदियां जो पाकिस्तान को जाने वाली हैं वो सूख जाएंगी। यही नहीं, बाकियों के लिए भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक काफी अस्थिरता रही है। इस वजह से वहां कभी भी इन नदियों पर बड़े बांध नहीं बनाए गए, जिनके कारण इन नदियों का पानी स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को मिलता रहा। अफगानिस्तान की 80%, फिर से सुन लीजिए, 80% जो आज भी पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रही है, वहां आम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जल संकट है। लेकिन तालिबान की सरकार अपनी जल संप्रभुता को प्राथमिकता दे रही है। वो अपनी नदियों का पानी रोकने के लिए इन बांध को बनाना चाहती है। और इसका अर्थ क्या होगा? इनमें पहली शुरुआत पाकिस्तान से ही हो गई है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो अफगानिस्तान में 3 नदियां हैं, जिनमें पाकिस्तान की सिंधु नदी को 15% पानी मिलता है। सबसे पहले सिंधु नदी को देख लीजिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं। यहां पर अगर रोक दे तो बहुत मुश्किल होगी। यहीं से तो पूरी सांसें चल रही हैं पाकिस्तान की। सोचिए आप, पूरा पंजाब प्रोविंस से लेकर नीचे तक जाता हुआ ये पाकिस्तान का पानी अगर रुकता है तो कितना बड़ा संकट है। एक है कुनार नदी, जो पाकिस्तान से बहते हुए जब अफगानिस्तान में आती है तो यहां पेच नदी का पानी इस कुनार नदी में मिल जाता है। वो देखिए, वहां से जब आती है कुनार नदी तो ये पेच नदी का पानी इसमें मिल जाता है, वो होता है। इसके बाद ये दोनों नदियां आगे बहते हुए काबुल नदी में मिलती हैं और फिर काबुल नदी का पानी इस रास्ते से पाकिस्तान में पहुंचता है। अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सिंधु नदी को अफगानिस्तान की काबुल नदी से 15% पानी मिलता है, और क्योंकि इस नदी पर आज तक अफगानिस्तान ने कभी कोई बांध नहीं बनाया, इसलिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पानी मिलने में कोई संकट नहीं है। लेकिन अब इस जगह पर कुनार नदी के ऊपर तालिबान की सरकार एक विशाल बांध बनाकर अपने हिस्से का ज्यादा से ज्यादा पानी रोक सकती है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की सिंधु नदी सूख जाएगी। ये भी तब होगा जब भारत ने पहले से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। हम पाकिस्तान को अपनी नदियों का पानी नहीं दे रहे, अब तालिबान भी यही कर सकता है। पाकिस्तान में 80% खेतों की सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर ही निर्भर करती है। अगर यही नदी सूख गई तो आज जो टमाटर 700 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं, भविष्य में पाकिस्तान में खेती ही नहीं हो पाएगी और लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं बचेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पानी की जो ताकत होती है वो परमाणु क्षमता से भी ज्यादा होती है, और यही अफगानिस्तान आज दिखा रहा है। क्यों हमारे देश में कुछ लोगों ने दिवाली के पवित्र त्योहार को पार्टी मनोरंजन का अवसर समझ लिया है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक इस साल दिवाली सीजन में 600 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। 600 करोड़ रुपए की शराब, और ये सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है। इसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अकेले 2024 के मुकाबले इस बार दिवाली सीजन में दिल्ली में 15% ज्यादा शराब की बिक्री हुई, 15% का इजाफा। दिल्ली ही नहीं, तमिलनाडु में भी दिवाली के मौके पर 3 दिनों के अंदर 789 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि तमिलनाडु में दिवाली पर हर दिन तमिलनाडु में 263 करोड़ रुपए हर घंटे, 11 करोड़ रुपए हर सेकंड, 18 लाख रुपए की शराब बिकी है। दिल्ली के पास नोएडा में भी दिवाली के मौके पर 3 दिनों में 30 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई, हर घंटे 41 लाख रुपए की शराब लोगों ने पी। ये आंकड़े इसलिए भी देखने चाहिए क्योंकि ये सारी शराब दिवाली के उस त्योहार पर पी गई है जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब त्योहार मनाने का भी तरीका बदल गया है और पवित्रता का एक संदेश दरकिनार हो गया है, और त्योहारों पर पार्टियों का चलन पर आगे बढ़ गया है जिसमें शराब पीना एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। कुछ लोग इस पूरे पे, क्योंकि गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, माँ देवी का हर रूप का पूजा होती है, उधर भगवान राम के अयोध्या लौटने और दिवाली के जश्न का पूरा पूजा का व्यवहार होता है, दीप जलाए जाते हैं, बहुत ही पवित्रता इस धर्म में मानी जाती है इस जश्न में। लेकिन अब शराब की बिक्री का बढ़ना आप ही देखिए। इस वक्त मार्केट में ऐसी कई हेल्थ ड्रिंक्स आ रही हैं जो दावा करती हैं कि वो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हैं। लेकिन ध्यान से, ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जब भी शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, अब डॉक्टर ORS लेने की सलाह देता है। ये WHO से प्रमाणित सॉल्ट है जिसमें चीनी और नमक का सही मिश्रण होता है और इसे पानी में मिलाकर पीना होता है। लेकिन यहां तो आपकी बच्चों की सेहत के साथ एक खतरनाक मजाक हो रहा है। देश में मौजूद कुछ कंपनियां अपनी चीनी वाली ड्रिंक को ORS बताकर बेच रही हैं जिससे लोगों की सेहत को खतरा है। अरे भाई, ORS डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो चीनी को घोल घोल कर आप ड्रिंक्स बेच रहे हैं, खतरनाक ड्रिंक्स, वो ORS कैसे लिखी जाएंगी? कंपनियों की इस चालबाजी पर हैदराबाद की एक डॉक्टर ने आवाज उठाई, लंबी लड़ाई लड़ी। उनकी शिकायतों पर FSSAI ने करीब 1 हफ्ते पहले एक्शन लिया। FSSAI ने ऐसी सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से ORS शब्द हटाने के लिए कहा था जिनके पास WHO की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इन चालबाज कंपनियों ने FSSAI के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। यानी FSSAI के इस निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी कंपनियों को अपनी नकली ORS बेचने की छूट मिल गई है। नियम क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी अपने उसी प्रोडक्ट पर ORS लिख सकती है जिसमें उसने WHO के प्रमाणित ORS सॉल्ट और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया और वो WHO के मानकों पर खरा उतरा। लेकिन कंपनियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया, बल्कि कुछ कंपनियों ने तो हाई शुगर वाली हेल्थ ड्रिंक पर ORS का लेबल लगाकर बेचना शुरू कर दिया। मासूम जनता उसी को ORS समझकर पीने भी लगी। दरअसल कंपनियों ने 2022-2024 में बनाए गए उन नियमों का फायदा उठाया जिसके तहत उन्हें अपने फ्रूट ड्रिंक और रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स पर ORS शब्द जोड़ने की अनुमति दी गई थी। केवल शर्त यह थी कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट पर साफ साफ लिखना होगा कि उनका प्रोडक्ट WHO द्वारा प्रमाणित ORS फॉर्मूला नहीं है। लेकिन कंपनियों ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने धड़ल्ले से अपने प्रोडक्ट में बड़े बड़े शब्दों में ORS लिख दिया, लेकिन यह नहीं लिखा कि उनका प्रोडक्ट WHO द्वारा प्रमाणित ORS फॉर्मूला नहीं है। कंपनियों ने ORS के नाम पर लोगों को धोखा दिया। सच यह है कि ORS बताकर बेची जा रही हेल्थ ड्रिंक्स में ORS वाले गुण थे ही नहीं। देखिए, WHO क्या कहता है कि ORS बनाने के लिए 1 लीटर साफ पानी में 5 से 6 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक होना चाहिए और इनमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर, रंग, कोई भी केमिकल होना ही नहीं चाहिए। यानी इस फॉर्मूले के अलावा किसी भी ड्रिंक में तय मात्रा में चीनी या नमक नहीं होगा तो उसे ORS नहीं माना जाएगा। लेकिन बाजार में एक ऐसी कंपनी है, ऐसी कई कंपनियां हैं बल्कि, जो ORS के नाम पर रंग बिरंगे हेल्थ ड्रिंक बेच रही हैं और उनमें भरपूर मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, चीनी घोला गया है। इससे लोगों की सेहत पर खतरा पैदा हो जाता है।
ओआरएस के नाम पर ज्यादा चीनी वाली ड्रिंक्स पीने से डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा खतरा है। नकली ओआरएस पीने से पेट दर्द, अपच, डिहाइड्रेशन, डायरिया तक की समस्या हो सकती है। बच्चों को अगर ये नकली ओआरएस पिलाया गया तो उनमें मोटापा, डायबिटीज सबका खतरा बढ़ गया। हैरानी वाली बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों की सेहत से जुड़े इस गंभीर मामले में कंपनियों की अपील पर एफएसएसएआई के फैसले पर रोक लगा दी है। कंपनियों की तरफ से पेश हुए वकील ने अपने तर्क में कहा कि उनके 150 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद हैं, जो एफएसएसएआई के आदेश के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सवाल यह है जो हम आज पूछना चाहते हैं कि क्या बच्चों, आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कंपनियों के 150 करोड़ रुपए के नकली ओआरएस है? बाइक या स्कूटी चलाने वालों में एक खास प्रवृत्ति देखी गई है। वो थोड़ी दूर के सफर के लिए हेलमेट पहनने से बचते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी को हेलमेट के लिए टोकता है, उसका जवाब होता है, अरे यही पास में ही तो जाना है, हेलमेट की क्या जरूरत है। लेकिन सच ये है कि हेलमेट की जरूरत, और ये जरूरत इसलिए है क्योंकि ये आपकी जिंदगी और मौत के बीच के ढाल का काम करती है। और आप सोचिए ना, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, उसका इस बात से थोड़ी लेना देना है कि आप थोड़ी दूर के लिए जा रहे हैं या लंबी दूरी के लिए जा रहे हैं। आज हम टू व्हीलर चलाने वालों के लिए एक गंभीर खबर लेकर आए हैं। कल दिल्ली के 3 युवक पराठे खाने के लिए नांगलोई से मूर्थल तक गए थे। ये तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे थे। उनकी ये गलती उन पर भारी पड़ गई। एक भयानक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। तीनों युवकों ने 3 ट्रैफिक के नियम तोड़े थे। पहला, एक ही बाइक पर 3 लोग सवार थे, इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ एक पिलियन राइडर हो सकता है, यानी 2 लोग एक बाइक पर बैठ सकते हैं। दूसरा, तीनों बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे थे। और तीसरा, वो तेज रफ्तार से चल रहे थे, यानी ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। हमें यह समझना चाहिए कि ट्रैफिक नियमों का पालन हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए है। वो किसी पुलिस वाले के लिए आप नहीं कर रहे हैं, किसी ट्रैफिक वाले के लिए नहीं कर रहे हैं। आप अपनी और दूसरों की जान बचा रहे हैं, क्योंकि आप बाइक लेकर सड़क पर हैं। खुद गिरेंगे तो अपनी जान जाएगी, किसी को टक्कर मारी तो उसकी जाएगी। लोग अक्सर इनका पालन नहीं करते हैं, जो ट्रैफिक के नियम है। उनको ये लगता है कि ये तो ट्रैफिक वालों से बचने के लिए बस किसी तरह से उनके सामने नहीं पकड़ा जाना चाहिए। क्यों पालन नहीं करते हैं? खासकर ऐसे बाइक सवार जो हेलमेट पहनने की नसीहत पर कहते हैं कि जरा सी दूरी है, हेलमेट पहनने की क्या जरूरत है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिन रात लगी रहती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इस साल जनवरी से अगस्त तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट ना पहनने वाले 4,39,295 बाइक चालकों के चालान किए, जबकि पिछले साल यह संख्या लगभग आधी, यानी 2,20,868 के करीब थी। ऐसा लग रहा है कि बाइक सवारों में हेलमेट ना पहनना बहुत आम बात हो रही है, जो खतरे का संकेत है। ट्रैफिक पुलिस से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जब बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को रोका जाता है और हेलमेट ना पहनने का कारण पूछा जाता है, तो लगभग एक सा जवाब देते हैं, थोड़ी दूरी जाना है, हेलमेट क्यों पहनना है। ऐसा जवाब देने वालों को हम बताना चाहते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट में यह खास तौर से बताया गया था कि हेलमेट ना पहनने की वजह से उस साल 54,568 लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एक स्टडी के मुताबिक, ये भी सुन लीजिए, हेलमेट की वजह से दुर्घटनाओं में बाइक सवारों की मौत का खतरा 42% तक कम होता है और सिर पर चोट लगने का खतरा 69% कम हो जाता है। यानी अगर बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहना जाए तो दुर्घटना में बाइक सवार की मौत का खतरा बहुत कम होगा, सिर पे चोट नहीं आएगी। हालांकि इसके बावजूद लोग हेलमेट की अहमियत समझते नहीं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि हेलमेट को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस अब हेलमेट जागरूकता अभियान भी चला रही है, ताकि लोग अपनी जिंदगी की कीमत और हेलमेट की अनिवार्यता को समझ सकें। शतरंज का नियम है, चाल कोई भी चलो पर अपनों को नहीं मार सकते।